बिहार चुनाव समाप्त हो गया है और अब दौर है समीक्षाओं का, जहां एक तरफ अलग अलग दलों के लोग आपस में बैठ के विचार विमर्श कर रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस चल रही है। और इस बहस के केंद्र में है मीम, ईवीएम और हिंदुत्व। जहां तक मीम का सवाल है, कहा यह जा रहा है क्योंकि मीम बिहार में इलेक्शन लड़ने आई, इसलिए महागठबंधन की सरकार नहीं बनी। तो सबसे पहले तो हमें गौर करना पड़ेगा कि आखिर वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है, किसे क्या मिला। तो शुरुआत करते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो 0.1% की हिस्सेदारी उसकी भी रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 1.24% वोट मिले हैं, यानी जो उन्हें कुल वोट मिले हैं वो 5,23,279 वोट हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो कुल वोट मिला है वो 5,23,। वहीं आगे देखते हैं, बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी और ये भी ओवैसी के गठबंधन में थे, जिनको 1.49% वोट प्राप्त हुआ है। लगभग 6,28,944 वोट इन्हें मिले हैं और एक सीट इन्होंने जीती है। वहीं सीपीआई 0.83% के साथ 3,49,489 वोट इनको मिले हैं। सीपीआईएम है 0.65% वोटों के साथ 2,74,155 वोट इनको मिले। तो ये जो आंकड़ा बनता है इनका, सीपीआई सीपीएम यानी जो लेफ्ट पार्टीज हैं, इन्होंने टोटल 16 सीटें हासिल की हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 9.48% वोट मिला है। लगभग 39,95,003 वोट इनको प्राप्त हुए हैं, जिसमें इन्होंने 19 सीटें पाई हैं। गौर कीजिएगा, ये जो आंकड़े हैं इन पर गौर करना है हमें। जनता दल सेकुलर को 0.04% वोट हुआ है, कोई सीट नहीं मिली है। जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी 15.39% इनको वोट मिला है। 64,84,414 वोट मिले हैं इनको और 43 सीटें हुई हैं इनकी। इन्होंने 43 सीट हासिल की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चुनाव लड़ रही थी, गठबंधन में थी, 0.06% वोट प्राप्त हुआ है, कोई सीट नहीं मिली है। राष्ट्रीय जनता दल को, जो सबसे बड़ा दल बना है, 23.11% मत प्राप्त हुआ है इनको। 97,36,242 वोट टोटल इन्हें मिले हैं। 97,36,242 वोट, 75 सीटें इनकी हैं। फिर आरएलएसपी कुशवाहा जी की पार्टी थी, 1.77% वोट मिला है इन्हें और इन्हें भी 7,44,221 वोट प्राप्त हुए हैं। देखिएगा, आरएलएसपी को वो जो वोट प्राप्त हुए हैं वो 7,44,221 हैं और इनको कोई भी सीट नहीं मिली है। जबकि वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो 1.24% मत प्राप्त हुए हैं, 5,23,279, उन्होंने 5 सीटें जीती। अदर ने अच्छा नुकसान किया है 18.8% का, इनको भी लगभग 79,42,346 वोट मिले। जो अदर्स हैं, 79,42,346 वोट अदर्स के खाते में गए हैं और इन्हें एक सीट मिली है। बीजेपी को 19.5% वोट प्राप्त हुआ है, 42,01,408 वोट मिले हैं, 74 सीटें मिली हैं। एलजीपी को वोट प्रतिशत जो है वो 5.7 है एलजीपी का। लोक जनशक्ति पार्टी को 5.7% वोट मिला है। ये गौरतलब है। 23,83,457 वोट इन्हें मिले हैं कुल। 23,83,457 वोट लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के नेतृत्व में पाई है और एक सीट इनको मिलती है। जबकि नोटा को 1.7% वोट गए हैं, यानी लगभग 7,06,252 वोट इन्हें भी मिले हैं। तो अब ये जो पूरा आंकड़ा है,
हम वीआईपी इन सबको जो सीटें मिली हैं, तो सीटें तो आपको पता ही हैं कि किसको किस तरह से गई हैं। अब हम यहीं पर से आगे चलते हैं। ये तो था वोटिंग प्रतिशत। फिर दूसरी जो बड़ी बात कही गई कि जहाँ कम मार्जिन की सीट थी वहाँ बेईमानी कर ली गई, ये कर लिया गया, वो कर लिया गया। इनका भी आकलन होना चाहिए कि आखिर क्या हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। विधानसभा क्षेत्र है कल्याणपुर, जहाँ मनोज कुमार यादव जी चुनाव जीते हैं। यहाँ पे बीजेपी चुनाव हारी है 1193 वोट से, और मनोज कुमार यादव जी आरजेडी के चुनाव जीते हैं। वहीं किशनगंज में इजहारुल हक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, उन्होंने स्वीटी सिंह जो बीजेपी की उम्मीदवार थी 1381 वोटों से उन्हें शिकस्त दी है। बछवाड़ा है, यहाँ पे सुरेंद्र मेहता चुनाव जीते हैं। ये बीजेपी के हैं सुरेंद्र मेहता जी। इन्होंने अवधेश कुमार राय को हराया है जो सीपीआई के थे 484 मतों से। वहीं बाखरी जो आपकी विधानसभा है, वहाँ सूर्यकांत पासवान सीपीआई के, इन्होंने रामशंकर पासवान को 777 वोटों से शिकस्त दी है। 170 12 बीघा में सुधीर चुनाव जीते हैं जेडीयू के। इन्होंने बीजेपी के गजेंद्र शाही को 113 वोटों से शिकस्त दी है। भोराय में सुनील कुमार, ये भी जेडीयू के हैं। इन्होंने जितेंद्र पासवान को हराया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, 462 वोटों से। चकई में सुनील कुमार सिंह इंडिपेंडेंट है। ये सुनील कुमार सिंह ये इंडिपेंडेंट एक सीट जीती है जो चकई में है। इन्होंने सीपीआई माले को हराया है 581 वोटों से। सावित्री देवी थी यहाँ पे। फिर देहरी में फतेह बहादुर सिंह आरजेडी के चुनाव जीते हैं। सत्यनारायण सिंह हैं बीजेपी के, इनको इन्होंने हराया है 464 मतों से। 175 विधानसभा है हिलसा, जहां कृष्ण कुमारी आरती जी को चुनाव हराया है। आरजेडी की थी, 12 मतों से चुनाव हराया है। ये हिलसा है, यहाँ 12 वोटों से चुनाव हारी हैं ये कृष्ण कुमारी सरन जी से। वहीं कुरारी में अनिल कुमार सिन्हा आरजेडी के चुनाव जीते हैं। केदार प्रसाद गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनसे 712 वोटों का अंतर रहा है। तो ये सबसे कम अंतर जो रहा है ये हिलसा में रहा है। कृष्ण कुमारी सरन जीती हैं 12 वोटों से। वहीं महाराजगंज में विजय शंकर दुबे जीते हैं चुनाव, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं। हेम नारायण शाह से जेडीयू के उम्मीदवार को इन्होंने हराया है 1976 वोटों से। इनका जो अंतर रहा है सिर्फ 1976 वोटों का रहा है। वहीं महसी है, जिसमें गंजेश्वर शाह चुनाव जीते हैं, ये भी जेडीयू के उम्मीदवार हैं। इन्होंने आरजेडी के गौतम कृष्णा को चुनाव हराया है 1630 मतों से। वहीं मोतिहारी में राजकुमार सिंह एलजीपी के चुनाव जीते हैं। एक सीट जो लोक जनशक्ति पार्टी ने जीती है, ये अकेली सीट है जिसे चिराग पासवान के नेतृत्व में जीता है। राजकुमार सिंह उम्मीदवार थे, इन्होंने नरेंद्र कुमार सिंह जो जेडीयू के उम्मीदवार थे उन्हें हराया है 333 मतों से मात्र। अब यहाँ से आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, ये जो बात कही जा रही है बेईमानी की, अगर नीतीश कुमार के ज़रिए ये बेईमानी की जा रही थी तो ये जो मोतिहारी सीट है राजकुमार सिंह वाली, जिसे एलजीपी ने जीता है, ये 333 वोटों से जीती है इन्होंने, और इसमें जेडीयू के नरेंद्र कुमार सिंह चुनाव हारे हैं। फिर मुंगेर विधानसभा है 165, प्रणव कुमार यहाँ चुनाव जीते हैं बीजेपी के। अविनाश कुमार विद्यार्थी को चुनाव हराया है, ये आरजेडी के उम्मीदवार थे, 1244 वोटों से। परबत्ता में डॉक्टर संजीव कुमार जेडीयू के चुनाव जीते हैं, इन्होंने दिगंबर प्रसाद तिवारी को हराया है, ये आरजेडी के उम्मीदवार थे, 951 वोटों से। वहीं राजपकर में प्रतिमा कुमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की चुनाव जीती हैं, इन्होंने ऋतु कुमार को हराया है 1569 वोटों से, ये आरजेडी के उम्मीदवार थे। और रामगढ़ में सुधाकर सिंह आरजेडी के चुनाव जीते हैं, इन्होंने अंबिका सिंह बीएसपी की थी। ये एक सीट थी जहां पे बीएसपी ने कड़ी टक्कर दी थी। अंबिका सिंह जो बीएसपी के उम्मीदवार थी, उन्होंने 179 वोटों से चुनाव जीत लिया, चुनाव हार गई अंबिका सिंह बीएसपी की। और यहाँ पे
sustained सुधाकर सिंह bruises to her आरजेडी के face जो and body. उम्मीदवार थे She was वो taken चुनाव to जीते Mopark हैं Hospital मात्र where she was 179 treated वोटों and से। discharged. Officers then regrouped and went सकरा में back to the अशोक mall कुमार where चौधरी they ये जेडीयू के arrested उम्मीदवार 2 थे, male उन्होंने suspects उमेश कुमार and राय को charged them इंडियन at नेशनल कांग्रेस Alexandra के थे, Police इनको चुनाव Station for हराया है assault and for 1537 वोटों से। obstruction of a Metro Police officer in और execution of सीवान duty. में There was अवध another follow-up बिहारी चौधरी operation at the mall जो राष्ट्रीय today. जनता 2 दल के male उम्मीदवार थे, suspects have been उन्होंने ओम arrested. प्रकाश यादव को चुनाव हराया है 1973 वोटों से। ये बीजेपी के उम्मीदवार थे। ओम प्रकाश यादव जी सीवान की जो टाउन की सीट है अवध बिहारी चौधरी ने जीती है, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे। यानी ये 21 सीटों का वो लेखा जोखा है जिनके आधार पे कहा जा रहा है जहाँ कम अंतर था वहाँ जीता है। लेकिन अगर इनको देखा जाए और चुनाव आयोग के आंकड़ों से इसे मिलाया जाए तो देखने को ये मिलता है कि इन दावों में बहुत ज़्यादा सच्चाई कहीं नहीं दिखाई दे रही है। यानी खेल कुछ और हुआ है। अब बात करनी चाहिए कि ये तो हमने इसको देख लिया कि किसको क्या मिला, किसने क्या खोया। अब मीम ने क्या किया? आखिर ये जो मीम चुनाव लड़ी इसने क्या किया? जो 5 सीटें उन्होंने जीत ली वहाँ तो उनका जनाधार था, उन्होंने चुनाव जीत लिया। लेकिन जो सीटें वो हारे हैं उस पर उन्होंने क्या किया है? मनिहारी में वो चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस उम्मीदवार वहाँ चुनाव जीता है, 2458 वोट मात्र प्राप्त हुए हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। नरपतगंज में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 5493 वोट प्राप्त हुए हैं। फुलवारी सुरक्षित सीट है, फुलवारी In bruises to her face and body, she was taken to Mopark Hospital where she was treated and discharged. Officers then regrouped and went back to the mall where they arrested 2 male suspects and charged them at Alexandra Police Station for assault and for obstruction of a Metro Police officer in execution of duty. There was another follow-up operation at the mall today. 2 male suspects have been arrested. In bruises to her face and body, she was taken to Mopark Hospital where she was treated and discharged. Officers then regrouped and went back to the mall where they arrested 2 male suspects and charged them at Alexandra Police Station for assault and for obstruction of a Metro Police officer in execution of duty. There was another follow-up operation at the mall today. 2 male suspects have been arrested. शेर घाटी एक चुनाव क्षेत्र रहा है, गया में शेर घाटी, जहां पे ये मगध क्षेत्र में आता है। 14,951 वोट इन्हें प्राप्त हुए हैं। 14,951 वोट शेर घाटी में मीम को प्राप्त हुए हैं। ये सीट ऐसी है जहां पे इन्होंने चुनाव नहीं जीता है लेकिन इनके पास ठीक ठाक वोट आया है। सिकटा में 8,511 और ठाकुरगंज में 18,890 वोट इन्हें मिले हैं। ये है मीम का लेखा जोखा। यानी जिन भी सीटों पे मीम ने चुनाव लड़ा तो उनमें 5 पे तो उसने चुनाव में जीत दर्ज की और कहीं पर अपनी उपस्थिति दर्ज की और कहीं वो बेमाने साबित हुए। कहीं ऐसा नहीं लगा कि वो महागठबंधन को हरा रहे हैं। और एक देखने वाली खूबसूरत बात है कि मीम को जहां जहां वोट मिले हैं वहां आरजेडी या इंडियन नेशनल कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव जीता है, ना कि जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीता है। तो इस तरह क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिम्मेदार ठहराया जाना जायज़ है? ये एक सवाल है। इस सवाल पे हमें विचार करना चाहिए क्योंकि जिस तरह की बातें की जा रही हैं उनको ज़रा गौर करना चाहिए। जिस तरह देखिए दो रुख हो सकते हैं इस पिक्चर के। पहला रुख ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चूंकि एक मुस्लिम विचारधारा की पार्टी उसको माना जाता है क्योंकि वो अपने नाम से भी वो जाहिर होती है कि कोई मुस्लिम विचारधारा की पार्टी है। और उसी तरह से सेकुलर सोच रखने वाले मुसलमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दूरी बनाते हैं, जिस तरह सेकुलर सोच रखने वाले हिंदू समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाते हैं। और ये तादाद ज़्यादा है बनिस्बत उनके जिनकी तादाद कम है। तो इस बात पर हमें गौर करना चाहिए। अगर हमने इस पर गौर नहीं किया तो हम कहीं ना कहीं चूक करेंगे और हमारा आकलन सही नहीं होगा। एसडीपीआई लगभग बेईमानी साबित हुई है और ये खुशी की बात है कि बिहार ने कट्टर सोच को पूरी तरह से नकारा है। अब सवाल ये है कि क्या खोया और क्या पाया? बिहार के मुसलमानों ने क्या खोया और क्या पाया, या बिहार की जनता ने क्या खोया और क्या पाया? तो बिहार की जनता ने एक अवसर खोया है सिर्फ, और बिहार के मुसलमानों ने अपनी सियासत में भागीदारी को शून्य किया।
ये दो चीज़ें हुई हैं लगातार, ये मतलब बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं कि जो बिहार का मुस्लिम वर्ग है उसने सत्ता में अपनी भागीदारी को इस चुनाव में शून्य कर लिया है और अपने आप को सीमित कर दिया है। जहां नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं वहीं पे अल्पसंख्यक वर्ग का भरोसा भी कमजोर हुआ है। एक तो ये नुकसान हुआ है। दूसरा, बिहार को लेकर जो नुकसान के आकलन की बात हो रही है वो ये है कि बिहार में देखिए चुनाव जहां जहां ये सो कॉल्ड सेकुलर एलिमेंट्स जो हैं, जहां जहां ये चुनाव हार रहे हैं वहां एक सीधी बात हो रही है, ज्यादातर पार्टियां आरएसएस के बिछाए हुए जाल में फंस रही हैं। जो सॉफ्ट हिंदुत्व है, ये जो एक नया कॉन्सेप्ट है सॉफ्ट हिंदुत्व का, ये बुरी तरह फ्लॉप हो रहा है। या तो बहुत हार्श जीतेगा और या सेकुलर। हुआ क्या है कि अगर हम गौर करें कि आरजेडी का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है तो हमें मिलेगा कि आरजेडी का जो वोटिंग परसेंटेज है पूरे चुनाव में वो 23.11% है, जबकि उनका जो यादव वोट है और जो मुसलमान वोट है, अगर उन दोनों को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो वो परसेंटेज बैठता है तकरीबन 34 से 36% के बीच में। यानी किसी और वोट बैंक को उसमें शामिल न किया जाए तब राष्ट्रीय जनता दल का अपना जो वोट बैंक है जिसे MY फैक्टर के तहत आना चाहिए वो 34 से 36% है, वो 23.11% कुल वोट उनको मिलता है। तो ये एक सोचने वाली बात होती है, ये जो फिगर है कि आखिर ऐसा क्या हुआ ये कि जब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ महागठबंधन आगे बढ़ा तो मुसलमानों का भरोसा डगमगाया, और जब मुसलमानों का भरोसा डगमगाया तो वो पेंडुलम की स्थिति में जो वोट आया वो या तो जेडीयू के खाते में गया कुछ हिस्सा और बाकी मजलिस मुस्लिमीन की तरफ शिफ्ट हुआ, जिससे बड़ा नुकसान महागठबंधन को हुआ। और महागठबंधन ने क्या किया, महागठबंधन ने पहले तो टिकट बंटवारे में मुसलमानों को की तरफ की अनदेखी की, और दूसरी तरफ उसने जो बड़ा कारनामा अंजाम दिया वो ये दिया कि तेजस्वी यादव की किसी सभा में मुसलमान चेहरे नहीं देखने दिए गए। ये प्रशांत किशोर की रणनीति थी, जो एक फ्लॉप रणनीति थी, जो बिल्कुल बकवास रणनीति थी, इस देश के फैब्रिक को तोड़ने वाली नीति है, और इस नीति से कभी भी इस देश का भला नहीं होने वाला है। आप एक देश के जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसमें जो अल्पसंख्यकों का जो बहुसंख्यक वर्ग है उसको नेग्लेक्ट करके अगर कोई किसी धारा में बहने की बात करते हैं तो ये बेईमानी है, और इस बेईमानी का ही खामियाजा बिहार के रिजल्ट है। कुछ अलग नहीं हो रहा है। कहा जा रहा था बड़ी भीड़ आ रही है, 10 लाख वोट उन्होंने नौकरियों का ऐलान कर दिया है, लोग पागल हो गए हैं तेजस्वी यादव के लिए। ये एक झूठ बात है, ये एक मिथ है। चुनाव मुद्दों पर नहीं लड़ा गया। 10 लाख नौकरियों को पहले ही कैबिनेट बैठक में पास कर देने का जो प्रस्ताव था ये बचकाना था। वो बचकाना इसलिए था कि यहां जहां ये बात की जा रही थी वो बिहार था, और बिहार के हर तीसरे चौथे गांव में एक आईएएस रहता है। हर तीसरे चौथे गांव का एक व्यक्ति आईएएस या आईपीएस या किसी भी ब्यूरोक्रेसी में या जुडिशरी में किसी अच्छी पोस्ट पर है, और वो बेहतर जानता है पॉलिसीज को कि 10 लाख नौकरी पहली कैबिनेट बैठक में दे देना कोई किसानों का कर्जा माफ करने वाला फैसला नहीं है जो इतनी आसानी से लिया जा सके। और वे कहां से किया जाएगा? खजाने में क्या इतने पैसे होंगे? क्या पेंशनर्स को पेंशन देने भर के पैसे हैं? क्या जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको एरियर और बोनस देने भर के पैसे हैं खजाने में? इसका आकलन किए बिना अगर इस तरह का ऐलान किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो बचकाना है, और मेन मुद्दे गायब थे। आरजेडी के पोस्टर पर तेजस्वी यादव का बड़ा सा चेहरा था, उनके वो तन्हा थे, और आगे लिखा हुआ था सबसे तेज सरकार, अब की बार सबसे तेज सरकार या तेजस्वी सरकार। क्या मतलब था इसका? पूरे चुनाव कैंपेन में पलायन करते हुए मजदूर नहीं थे, उनके छालों की तस्वीरें नहीं थीं, किसान बिल नहीं मौजूद था, बेरोजगारी का मुद्दा सिर्फ 10 लाख नौकरियों तक ही सीमित था। ऐसे में ये हार उस रणनीति की हार है जब आप जनता की तकलीफ से दूर होते हैं। यहीं पे लेफ्ट ने जो अच्छा प्रदर्शन किया है, उस अच्छे प्रदर्शन की वजह यह है कि राइट को लेफ्ट ही टकरा सकता है। ये बंगाल चुनाव के लिए भी
एक बड़ी बात होगी कि राइट से मुकाबले के लिए लेफ्ट ही है, उसके अलावा सेंटर का कोई महत्व नहीं है। या तो आपको एक दिशा पकड़नी होगी या दूसरी दिशा पकड़नी होगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा। हमें इस पर भी विचार करना है। दरअसल हुआ ये है कि सेकुलरिज्म का जो सिस्टम था उसे छोड़ के सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है पार्टी, और ये आरएसएस की लाइन पर चलने की बात है। ये पार्टियां आरएसएस की लाइन पर चल के आगे बढ़ना चाहती हैं। कभी कांग्रेस राम मंदिर निर्माण के ऊपर बधाई देती हुई नजर आती है, और कहीं पर वो ये भी चाहती है कि वो जो हिंदुत्व का टैग है वो भी अपने साथ चिपकाए और मुसलमान उसे वोट भी करते रहें। इससे होता क्या है कि ये कहीं ना कहीं एक अविश्वास की भावना पैदा होती है, और यही मौका होता है ओवैसी जैसे दलों के लिए, यही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसे दलों के लिए मौका होता है कि वो अपनी ज़मीन को मजबूत कर सकें। और यही सीमांचल में हुआ, कुछ अलग नहीं हुआ। अगर महागठबंधन में ओवैसी को मौका दिया जाता तो परिणाम बदले हुए होते। आज जो ओवैसी के पास सीटें हैं वो 10 सीटें कम से कम जीतते। अगर उनको 10 सीटें महागठबंधन देता तो वो 10 सीटें जीतते और वो मुख्य धारा में होते। पप्पू यादव लगातार कहते रहे कि उन्हें महागठबंधन में जगह दी जाए, लेकिन उनके लिए दरवाजे नहीं खोले गए, जिसका खामियाजा ये महागठबंधन को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा है। कहने को तो कहा जा सकता है कि पप्पू यादव स्वयं चुनाव हार गए, तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन उनकी पार्टी ने हर जगह प्रदर्शन किया है और हर जगह कुछ ना कुछ वोट हासिल किए हैं। उनमें एक ताकत थी, उनके पास एक अपील थी, उनके फेस के साथ में एक हमदर्दी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी, उसे नजरअंदाज किया गया। और पप्पू यादव ने भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी जब एसडीपीआई से उन्होंने गठबंधन किया। एक हार्डकोर विचारधारा के साथ आप जैसे ही जाते हैं तो आप अपने अस्तित्व को समाप्त करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और एसडीपीआई में जो बेसिक फर्क है वो ये है कि एसडीपीआई एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जिसके बैक में पीएफआई है, जो आरएसएस जैसा एक राइट विंगर संगठन है जो माना जाता है, या जिसके जो भी जिनकी कारगुजारियां हैं या उनके ऊपर जिस तरह के आरोप हैं उनको लेकर। वहीं मीम एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, मीम मुख्य धारा की राजनीति करने की कोशिश करने वाली पार्टी है। तो ये फर्क है इन दोनों में। पप्पू यादव की जो गलती रही वो एसडीपीआई के साथ समझौता करना रहा, और जैसे ही वो समझौता करते हैं उनकी सारी संभावनाओं पर विराम लग गया। लेकिन पप्पू यादव को नेग्लेक्ट करना और असदुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन में नेग्लेक्ट किया जाना, ये दो बड़ी वजह रही हैं महागठबंधन के हार की। ना कहीं कोई ईवीएम का मुद्दा है, ना कहीं कोई बेईमानी है। दरअसल बेईमानी अपनी विचारधारा से इस हार का मुख्य कारण है, और वो विचारधारा ये है कि आपको हिंदुत्व का टैग भी चाहिए और आपको सेकुलरिज्म का तमगा भी चाहिए, और ये दोनों चीज़ें एक साथ मुमकिन नहीं हैं। सभी पार्टियों को ये तय करना पड़ेगा कि उनकी विचारधारा क्या होगी। अगर आप बीजेपी के एजेंडे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो फिर आपको बिल्कुल हार्श हिंदुत्व की तरफ जाना होगा, और अगर आप सेकुलरिज्म के साथ में राजनीति करना चाहते हैं तो आपको उसी सेकुलर फैब्रिक पे काम करना पड़ेगा जिसमें सबके चेहरे होंगे, सबका नेतृत्व होगा, सबकी क़यादत होगी, वरना बात नहीं बनने वाली है और हार रोज़ बढ़ती चली जाएगी। आज बिहार हारे हैं, कल असम और बंगाल हारेंगे, फिर उड़ीसा है और उसके बाद उत्तर प्रदेश भी। इस पर हमें गौर करना है।